जय हिंद साथियों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आरआरबी एनटीपीसी में भारतीय राज्यव्यवस्था से पूछे गए 20 और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ ही गए हैं। पिछले वीडियो में भी हमने 20 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा हुआ था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं गारंटी लेता हूं कि रेलवे के जितने भी आगामी एग्जाम हैं, जैसे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और एनटीपीसी जैसे एग्जामों में आप एक मोटा मोटा अनुमान आप लगा सकते हो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर ही रहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर की जो वैल्यू है उसको आप समझ ही सकते हो। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो आइए अपने इस पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 4 मार्च 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो जब संविधान अपना बन रहा था, ठीक है, जब अपना संविधान बन रहा था तो हमने डिफरेंट कंट्री के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, कुछ ना कुछ चीजें हमने जैसे लिया। जैसे आप देखते हो कि मौलिक अधिकार को हमने कहाँ से लिया था, तो मौलिक अधिकार को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ। वैसे इसमें पूछ लिया है कि जो आपके निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, डीपीएसपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब निर्देशक सिद्धांत को ही डीपीएसपी कहते हैं, मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसको हमने किस कंट्री के संविधान से लिया हुआ है, तो उसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है, आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है कि 9 दिसंबर 1946, ये डेट आप याद रखना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या लिखा है। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की जो पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत सारे लोग इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करके चले आए। ठीक, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की बैठक के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इससे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड चेयरमैन बताइए, तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक है, वो कैसे थे, वो इलेक्टेड थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा जी कैसे थे, वो नॉमिनेटेड थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 हिंदी को क्या, संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि आपातकाल इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नेशनल इमरजेंसी होता है, प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है, इसमें पूछा क्या है कि कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, तो वो अनुच्छेद 360। ठीक है, अब क्या करो आप, वित्तीय आपातकाल को याद कर लिए, मान लो क्या याद कर लिए कि 360 भाई वित्तीय आयोग वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, क्या है, वित्तीय आपातकाल है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, अनुच्छेद 360। इसमें से आप 4 और माइनस कर दो। जैसे ही आप 4 माइनस करोगे वो क्या हो जाएगा, वो आपका 356 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 356 हो जाएगा। और 356 क्या है, वो आपका स्टेट इमरजेंसी या आप कह सकते हो प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, दो दो आर्टिकल आप याद कर ली। चलो, अब 356 में से और 4 माइनस कर दो। जैसे ही और 4 माइनस कर दोगे वो हो जाएगा आपका 352। और जो 352 है वो ही आपका क्या है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इससे आपको तीनों जितने भी आपके इमरजेंसी थे, जैसे आपका नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सारे इमरजेंसी को आप याद कर लिए। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो भाई आपको पता है क्या, क्या पता है आपको कि संविधान में संशोधन होते हैं। संशोधन का मतलब क्या, संशोधन का मतलब ये है कि अभी मैंने मान लो यहाँ पे ए लिख दिया, मुझे अभी के समय में लगा कि यार यहाँ पे ए लिखना सही है, मैंने ए लिख दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ पे बी लिखो। ठीक है, तो आप क्या किए, रबर से इसे मिटा दिए और फिर यहाँ पे बी लिख दिए। तो जो काम आप किए इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं क्या, संशोधन कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि अमेंडमेंट करता कौन है, कौन कर सकता है, किसके पास पावर है। तो भाई वो पार्लियामेंट के पास पावर है। किसके पास पावर, संसद के पास पावर है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संसद को, पार्लियामेंट को क्या पावर देता है कि वो संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं पूरा संविधान में पलट दो। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किए बिना आप
संशोधन कर सकते हो। तो किसके पास ये पावर है? ये पावर किसके पास है? संसद के पास पावर है। तो पूछा क्या है इसमें प्रश्न में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक चीज मैं कहूंगा आपसे कि पिछला वीडियो भी मैं लाया था, आज फिर लाया हूँ। ठीक है, और फिर ऐसा लाता रहूंगा। ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता इस रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या है ना, आपकी छोटा सा जरूरत है। जरूरत क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे 10 रुपये मांग रहा हूँ कि आप मेरे QR पे 10 रुपये डाल दो। ठीक है, बस मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि जो चीजें मैंने आपको बताया आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। इससे क्या, यही हमारे लिए क्या है, एक मोटिवेशन है। ठीक है, यही मोटिवेशन ही है फिर से वीडियो बनाने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। ठीक है, तो आप कमेंट करना और जिसको जरूर समझो मतलब अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, शेयर कर दो। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कह दिया कि भाई आप शेयर कर दो, आप बाबा को शेयर कर दिए, अपने दादी को शेयर कर दिए, वो बैठ के देख रहे हैं, उससे क्या मतलब भाई? जिसको पेपर देना है उसको भेजो ना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है क्या? वो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब DPSP करता है कि अनुच्छेद 44 करता है कि संविधान की प्रस्तावना करता है, क्या करता है? तो भाई संविधान का प्रस्तावना, संविधान का जो आपका प्रस्तावना है भारत को क्या है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में क्या करता है, वर्णित करता है, वो प्रस्तावना करता है। ठीक है, तो प्रस्तावना को भी मैंने वन शॉट सीरीज में बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया हुआ है। प्रस्तावना के वन शॉट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके इस यूट्यूब चैनल डाउट काउंटर पर, और साथ ही साथ प्रस्तावना के आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन को मैंने वहां पर कराया भी हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न भाई पूछा यह है कि कौन सा लेख वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद 280। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है भाई क्या कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब आप सुनते होंगे कि बहुत सारे ऐसे, आपको बताता हूँ, इसको छोड़ो। जैसे मान लो कि किसी ना किसी को जो है मृत्यु दंड मिल गया हो, ठीक है, फांसी मिल गया हो या उम्र कैद मिल गया हो, ठीक है, कुछ ना कुछ उनको सजा मिल गया हो, तो आप सुनते हो कि भाई राष्ट्रपति के पास क्या है, पावर है कि उनकी सजा को कम कर सकते हैं। कम का मतलब उम्र कैद है तो चलो ठीक है 20 साल कर दिए, कम कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो किसी को मृत्युदंड मिला है, उसको क्या कर सकते हैं, मृत्युदंड भी कैंसिल कर सकते हैं, मतलब समाप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज क्या है, किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास पावर है। अब और किसी के पास तो पावर है नहीं। ऐसे क्या प्रधानमंत्री कर सकते हैं काम? नहीं कर सकते। या बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के जज एक बार सजा दे दी है तो क्या दोबारा वो माफ कर सकते? नहीं कर सकते। ये किसके पास पावर है? ये राष्ट्रपति के पास पावर है, क्षमा शक्ति। ठीक है, तो वो, अब ऐसा तो है नहीं कि उनको पावर ऐसी मिल गई, वो संविधान में चीज दिया गया। तो संविधान का जो आपका अनुच्छेद 72 है, आप सिंपल समझो कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, मतलब जो क्षमा करते हैं वो। ठीक है, अब ऐसा नहीं सबको क्षमा कहाँ कर पाएंगे, समझे? अब ऐसे सब पहुंच जाओगे गोड़ पे से गिर जाओगे, ठीक है, भाई हमारी सजा माफ कर दो, तो नहीं करेंगे ना, वो समझते हैं जिसको करना होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ लिया है कि भारत के संविधान में कौन सा संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करने से संबंधित है? तो आप देखो, मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं टॉपिक होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट थे, मतलब 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें एक था संपत्ति का अधिकार, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 हुआ करता था। उसको 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया कि उसको जो फंडामेंटल आपका जो मौलिक अधिकार के लिस्ट से हटा करके उसे लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। चलो ठीक, हटा दिया गया, मतलब 7 से 6 हो गया। ठीक, अब उसको किया क्या गया, उसको जो मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकार के लिस्ट से हटा करके उसे लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया, और अनुच्छेद दे दिया गया 300A। क्या अनुच्छेद दे दिया गया? 300A। यहां तक क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के 61वें संविधान संशोधन से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या हुआ करता था कि भाई कम से कम 21 साल तक के जो लोग हैं, कम से कम मतलब 21 साल से जो नीचे हैं वो नहीं, 21 साल से स्टार्ट करके जब तक आप जी रहे हो तब तक आप वोट दे सकते, मतलब मिनिमम एज रिक्वायर्ड क्या थी, 21 ईयर्स थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई समझे लोग, सरकार समझी, क्या समझी कि भाई आजकल के
जो लड़के हैं वो 18-18 साल के भी आजकल के जो हैं वो भी बहुत बढ़िया राजनीति वाली बात बोल लेते हैं। ठीक है भाई, ऐसी सी बात बोलते हैं ना यार 17-18 साल के बच्चे कि मतलब तुम अपने पॉलिटी भूल जाओगे, समझे? तो अपना जो भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़े हो ना वो सब पलट देंगे तुम्हारा। ठीक है, ऐसी सी बात बोलते हैं बीजेपी कांग्रेस ये पार्टी वो पार्टी ऐसी कर दी वैसे कर दी, समझे? तो समझा गया कि भाई ये लोग भी आजकल बड़े हो गए। ठीक है, तो अब इसको जो 21 साल कम से कम था उसको घटाओ। ठीक है, घटा कर क्या कर दिया 18 साल। अब कह दिए चलो ठीक है भैया तुम लोग जो बोलते हो अब तुम लोग भी चलो ठीक है अपना वोट देने का अधिकार तुम्हें भी हम दे देते हैं। ठीक है, तो जो कम हुआ है वो किससे हुआ था? वो आपके 61वें संविधान संशोधन से था। तो इस क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। ठीक है, चुनाव की मतदान की उम्र को कम किया गया किसमें? 61वें संविधान संशोधन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है कि अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो वो 86वें संविधान संशोधन था। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 21A संविधान के किस में जोड़ा गया था, किस संशोधन से? तो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटी नहीं है? तो आप भाई देखते हो कि भाई समानता का अधिकार आप देखते हो, स्वतंत्रता का अधिकार देखते हो, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देखते हो, लेकिन यहाँ पे जो भाई एक व्यवसाय का अधिकार है वो कहीं हमें दिखा नहीं ना, दिखा नहीं। तो भाई इस क्वेश्चन में डी कर दिया। ठीक है, पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटित नहीं है? तो डी। क्यों भाई, व्यवसाय का अधिकार कहाँ आप पढ़े हो? ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ा हूं तो आप कहां से पढ़ोगे ना। अच्छा अगले आओ क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट, हबीज कर्पस शब्दावली का अर्थ क्या है? तो भाई रिट 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। कौन कौन सा? हबीज कर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, सशोरी, क्यो वारंटो। ठीक है, अब हबीज कर्पस को हिंदी में क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ये कैसा होता है कि रिट हो, ये आपका एक रिट है जो कि गैर कानूनी ढंग से किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तारी से रिहाई में मदद करता है। ठीक है, इसको जब आप पढ़ोगे जो 5 रिट्स होते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए सही आंसर होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिटेल में बताने लगूंगा यार भाई बहुत वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। अब सोचो 20 मिनट के क्वेश्चन को 12 मिनट यही लग गया, अभी तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसको आप समझ लेना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तो आशा करता हूँ कि आप ये चीजें पढ़ करके ही यहाँ पे आए हो। ठीक है, नहीं तो वन शॉट सीरीज में चले जाना हमारे। ठीक है, वहां पे तो हम बहुत खतरनाक बताए ही हैं। ठीक है, आगे आओ। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? आत्मा, आत्मा समझ रहे हो ना? वो किसे वर्णित किया गया है? उसे मौलिक अधिकार को। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 32 मैंने क्या बताया था? अनुच्छेद 32 में ही रिट, ठीक है, जो आपके संवैधानिक उपचार है वो अनुच्छेद 32। तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि भाई जो अनुच्छेद 32 है वो संविधान की क्या है? हृदय और आत्मा है। ठीक है, तो जो चीजें मैं यहाँ बताता हूँ उसको आप लिख दिया करो भाई, क्योंकि यार मेरे पास पेन टैब नहीं है, मेरे पास यही सिंपल 20-25 रुपए वाला माउस है, समझे? इसी से ही मुझे लिखना होता है, अभी पेन टैब है नहीं, बाद में जब हो जाएगा तो लिख दिया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट कर लेना। लेकिन थोड़ा बहुत आप मेहनत करो, थोड़ा बहुत हम मेहनत करते हैं। ठीक है, अच्छे से काम हो जाएगा अपना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है भाई? नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब भाई इतना बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया, आप कहाँ इसको समझ पाओगे कौन सा गलत है कौन सा नहीं? तो भाई थोड़ा बहुत मैं आशा करता हूँ थोड़ा बहुत पता होगा, जैसे नीति का फुल फॉर्म पता होगा भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, चलो ये हमें समझ में आया। हमें ये पता होगा कि भाई नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो भैया 1 जनवरी 2015 में हुआ था। तो भाई ये चीजें मान लो आपको पता, उतने से काम हो गया आपका। जैसे यहाँ पे लिखा है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को, तो मतलब 1 साल और लपेट दिया ये, समझे? तो ये तो गलत होगा भाई, तो इसी को ही टिक कर दो, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो सी वाला गलत है। ठीक है, अगले आगे क्या पूछा है भैया? जो आप कैग है, कैग मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। हाँ, सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भैया 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, दोनों में से जो पहले आ जाए। ठीक है, आगे आओ। अगला प्रश्न पूछा है कि भाई भारत के संविधान के अनुसार पंचायत की सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष की आयु आवश्यक है? तो भैया 21 वर्ष। आपको भैया 21 वर्ष, कितनी? 21 वर्ष। अगर पूछ ले लोकसभा, लोकसभा के लिए जो मिनिमम आयु अगर पूछ ले, ठीक है, तो 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए पूछ ले, राज्यसभा के लिए पूछ ले तो भैया 30 साल। ठीक है, अब आयु से समझ लो कि न्यूनतम आयु से, तो आपका क्वेश्चन
कोई नहीं छूटेगा, क्योंकि जितना था वो तो हो ही गया। ठीक है, आगे आओ। अगला प्रश्न क्या पूछा है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन किए गए मानदंडों और दिशा निर्देशों को एक सेट है, वो क्या कहलाता है, वो भैया आपका आचार संहिता। आप भाई चुनाव के समय में सुनते होगे ना भाई आचार संहिता के बारे में, कोड ऑफ कंडक्ट, ये चीजें सुनते होगे ना, तो वो चीज। ठीक है, इसको देखो भाई डिटेल में अगर बताऊंगा, मैंने कह ही दिया भाई 15 मिनट हो गया, अभी 20 क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अभी मैं डिटेल बताने लगूंगा ना, 1 घंटे में अगर मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ करके ही आए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसको। ठीक है, बाकी जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब बात की बात है। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न, अरे वाह, ये मेरे मनपसंद प्रश्न है, क्योंकि भाई यही एक था जो मेरा 10,000 रुपये घपला हो गया था। मैं आपको बताऊं, मैं जैसे होता है ना कि एटीएम में आप पैसा निकालने जाओ और पैसा निकलता नहीं है। ठीक है, तो मैसेज आता था भाई 48 घंटे के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। भाई मेरा 75 दिन तक पैसा नहीं आया। मैं एकदम परेशान हो गया, घर वाले एकदम डंडा कर दिए, कहाँ पैसा कर दिए तुम, कहाँ कर दिए, इधर उधर हो गया। भाई मैं सोचा कि अब क्या करूं, तो भाई मैंने मजाक मजाक में लोकायुक्त में, ओम्बड्समैन, ठीक है, मैंने आरबीआई ओम्बड्समैन में क्या किया, कंप्लेन किया। भाई मैं 10,000 रुपये तो दिए ही दिए, 1 हफ्ते के अंदर। मैं ब्रांच में 2 महीने तक लगातार गया, वहां से कुछ नहीं हुआ। मैं जैसे ही कंप्लेन आरबीआई ओम्बड्समैन में किया, ठीक है, उस 1 हफ्ते के अंदर मेरा 10,000 रुपये आ गया, और साथ ही साथ 7,500 रुपये कंपनसेशन अमाउंट भी मुझे दे दिया। मतलब 10,000 रुपये मेरा लगा, इतना तगड़ा। तो एफडी आरडी शेयर मार्केट कुछ नहीं दे पाए भाई, और 75 शेयर मार्केट दे देगा, लेकिन अब अवकाश से बाहर है वो सब चीज, कहाँ हम लोग पैसा फंसा पाएंगे, समझ नहीं है कौन शेयर खरीदना है कौन नहीं, पता चला इधर उधर हो गया तो फिर तो 10,000 रुपये मेरा गया था, 7,500 रुपये मेरा कंपनसेशन अमाउंट मुझे दिया, 17,500 रुपये जेब में आ गया भाई। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान में जो लोकायुक्त का क्या अर्थ है। तो भाई सभी को पता है भाई, जो सिविल सेवक हैं, भ्रष्टाचार और जो राजनेता हैं, वो कुछ ही लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार नहीं करते, मतलब घूस वूस लेने वाला काम नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम लोग तो भाई करते ही हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि भारत के जो संविधान में जो लोकायुक्त का क्या अर्थ है। तो भ्रष्टाचार के लिए उनके खिलाफ की गई जो शिकायत से संबंध में सिविल सेवक है, राजनेता की जांच करने के लिए केंद्रीय स्तर पर संचालित एक निकाय है। ठीक है, तो ये आपका लोकायुक्त। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, इसको आप पढ़ना, लोकपाल एंड लोकायुक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है, ये सब चीज पता होगा। आप सोचो अगर मुझे नहीं पता होता इसके बारे में, पता तो वैसे मुझे नहीं था, मुझे एक लोग बताए थे कर देना। वही मुझे कंप्लेन पूरा एकदम लिख के दिए थे, मैं लिख दिया, वही पेस्ट कर दिया था आंख बंद कर। तो अब सोचो मेरा 10,000 रुपये चला जाता कि नहीं चला जाता, लेकिन मेरा 7,500 रुपये मुझे कंपनसेशन अमाउंट भी दिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि भैया कौन सा राजनीतिक दल किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में। अब जोड़ लो भैया, एक तीन, एक तीन सही है सब में, बी एक सही है इस दोनों, C4 D2। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई जितने 20 क्वेश्चन होने थे वो सारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा वीडियो अच्छा लगा, और दोस्तों को आप शेयर करिएगा, अथवा सब्सक्राइबर बढ़वाइए यार। ठीक है, और फिर ऐसे लाते रहेंगे हम 20-20 क्वेश्चन करके। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा खासा, आपका एक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतनी देर तक झेलने के लिए मुझे।